हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रणीत ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम आपके लिए केंद्रीय बजट 2022-23 के संबंध में कुछ मुख्य बातें लेके आए हैं। इस केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं जो इस बजट में क्या क्या खास बातें हैं। केंद्रीय बजट में सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर सभी समेकित कल्याण पर ध्यान देने के साथ बृहद आर्थिक स्तर वृद्धि पर जोर देने की कल्पना की गई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1/2/2022 को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया है। तो इस बजट की मुख्य बातें निम्नलिखित है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। PLI योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अगले 25 साल भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें PM गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य निवेश को वित्तीय मदद मिलेगी। सड़क परिवहन के बारे में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। रेल मार्ग स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना। 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। PM गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। इसके अनुसार PM गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को PM गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP प्रारूप में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। समेकित विकास, इसके अंतर्गत कृषि, तो गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की योजनाएं हैं। केन बेतवा परियोजना
केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय किया जाएगा और केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। MSME ये उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। जो अभी तक अलग अलग है उन सभी पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSME को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना ECLGS के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया। ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट ट्रस्ट CGTMSE के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा। कौशल विकास ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड DESH स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन DRAAS के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। तो शिक्षा, इस बजट में शिक्षा से संबंधित कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। PM ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल को कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य, तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम्स के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर निमहांस NIMHANS होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु IIITV इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा। हर घर नल से जल ये परियोजना है। तो हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे किए गए हैं। सभी के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई परियोजना PMDBINE शुरू की गई। इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किए गए। बैंकिंग, 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंक की प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ DBU स्थापित करेंगे। शहरी नियोजन, भवन उपनियमों सहित शहरी नियोजन योजना पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। ई पासपोर्ट,
एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। एबीजीसी संवर्धन कार्य बल इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक एबीजीसी संवर्धन कार्य बल की स्थापना। दूरसंचार क्षेत्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण के लिए योजना। निर्यात संवर्धन उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास में भागीदारी बनाने के लिए राज्यों को समर्थन बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा। रक्षा में आत्मनिर्भरता। तो इस बजट में रक्षा से संबंधित भी बहुत सारे चीज़ है जो है 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58% के मुकाबले 10% अधिक है। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स को और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा। सनराइज अवसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों और ड्रोनों, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत 2022-23 में की गई है। ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्यक्रम तो वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास प्लेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत। किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर। खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक पूंजीगत निवेश 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है। संसाधनों को जुटाना, डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इकोसिस्टम में सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेडिंड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। राज्यों को बृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना। तो पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए अधिक परिव्यय। यह परिव्यय बजट अनुमानों में 10,000 करोड़ रुपये था, जो वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन बजट अनुमान 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपये, संशोधित अनुमान 2021-22 में 37.70 लाख करोड़ रुपये। वर्ष 2022-23 में जो कुल अनुमानित व्यय होगा वो 39.45 लाख करोड़ रुपये है और 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां जो होगी वो 22.84 लाख करोड़ रुपये है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9%, बजट अनुमानों में 6.8% की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है।
2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार में उपयोग किया जाएगा। अब कर से संबंधित कुछ बातें। प्रत्यक्ष कर, स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का दृष्टिकोण, कर प्रणाली को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना। नई अद्यनीकृत विवरणी का चलन शुरू करना। अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए नया प्रावधान। करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर अद्यतन विवरणी दाखिल करने का अवसर मिलेगा। अद्यतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% किया गया है, जिसकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है। दिव्यांगजनों को कर राहत, तो यहाँ पर दिव्यांगजनों को कर राहत दिया जा रहा है। दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान, यानी माता पिता अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एक मुश्त राशि की अदायगी की अनुमति होगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता, राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन, कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31/3/2023 तक करने का प्रस्ताव है। पहले निगमन की अवधि 31/3/2022 तक वैध था। रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन, धारा 115 BAB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए यानी 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30% होगी। इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर जो किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती। लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से TDS देय होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहाँ कर देय होगा। IFSC को कर प्रोत्साहन, निम्नलिखित को निर्धारित शर्तों के साथ कर से छूट प्रदान की गई है। तो विदेशी डेरिवेटिव प्रपत्रों में से किसी प्रवासी को कोई आमदनी होती है तो उसमें कर से छूट दी गई है। किसी विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी काउंटर डेरिवेटिव्स से होने वाली आय, जहाज के पट्टे से मिली रॉयल्टी एवं ब्याज आय। IFSC में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय। TDS प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना, कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते हैं, इसलिए लाभ एजेंटों तक अग्रसारित किया जाएगा। हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव होगा, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक न हो। GST में असाधारण प्रगति। अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में, ये तो प्रत्यक्ष कर अभी तक देखे हमने, अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में है। GST में असाधारण प्रगति। वैश्विक महामारी के बावजूद GST राजस्व में उछाल है। इस बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र है। जो इस वैश्विक महामारी के दौरान भी भारत के करदाता जो है वो बहुत सारे अपना कर अदा कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह IT से संचालित होगा और कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा।
क्षेत्र विशेष प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्या प्रस्ताव है वो देख लेते हैं। देश में पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। देश में ज़्यादा वृद्धि दर वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मोबाइल फ़ोन के चार्जर के ट्रांसफार्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाएगी, जो कि एक राहत भरी खबर है। रत्न एवं आभूषण, रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरो और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। केवल तराशे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ओके। ई कॉमर्स के जरिए आभूषण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा इस वर्ष जून तक लागू की जाएगी। कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात हतोत्साहित करने के लिए इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम से कम 400 रुपये का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। रसायन के क्षेत्र में तो कुछ महत्वपूर्ण रसायनों यथा मेथनॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हेवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क हटाया जा रहा है। देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इससे देश में मूल्य वर्धन करने में मदद मिलेगी। MSME छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छतरी के कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को वापस लिया जा रहा है। भारत में निर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क छूट अब 1 साल और दी जाएगी, ताकि MSME से जुड़े द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिल सके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुएं जैसे कि फास्टनर्स, बटन, जीपर, लाइनिंग, मटेरियल, विशेष चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स एवं पैकेजिंग बॉक्स पर छूट दी जा रही है। झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है, ताकि इससे निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्क संबंधी उपाय, गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये थे आपके 2022-23 के केंद्रीय बजट से संबंधित कुछ मुख्य बातें, और आगे भी हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपका अपना चैनल है प्रणीत ट्यूटोरियल्स, जो प्रवीण कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ऐसे ही करते रहिए और इसको बार बार देखें और इसको अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करें। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आगे के एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है करंट अफेयर्स के लिए। तो मेरे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।